ठीक है जी, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ध्यान दीजिएगा इसके आगे की चीजों पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला टॉपिक। देखिए, पिछली क्लास में हम लोग ना बात कर चुके थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड एक और टॉपिक की, जिसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मैंने आपको समझा दिया था कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसे कहा जाता है, और अगर आपके पास कुछ चार्जेस हो, जैसे कि सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल नेगेटिव चार्ज, या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो कुछ चार्जेस की मदद से, कुछ चार्जेस के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करके भी देखा था। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड कुछ बातें और भी हैं जो आज की क्लास में हमें डिस्कस करनी है। उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ना मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करवाना शुरू करूंगा। उसके बाद फिर हम चलेंगे इस चैप्टर के सबसे आखिरी टॉपिक के ऊपर। ठीक है भाई, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है क्या? बता दीजिएगा अगर दिक्कत हो तो। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। देखिए जरा ध्यान से, अब आज की क्लास के अंदर ना सबसे पहले हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का एक सिंपल सी बात है, दैट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। दिस इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक field due to a point charge। सुनिए ध्यान से, अब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्या, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आखिर कैसे किया जाता है, वो चीज मैं आपको बताता हूं। सुनिएगा ध्यान से। देखिए, पिक्टोरियल शब्द का मतलब होता है पिक्चर। ये पिक्चर से बना है, पिक्टोरियल पिक्चर शब्द से बना है। पिक्चर मतलब एक पिक्चर से हमें ना रिप्रेजेंट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब बात ये आती है कि हमने कल की क्लास में भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना सीखा था, फिर आप दोबारा से आज बोल रहे हैं कि पिक्चर से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है। इसका क्या फर्क है, मैं आपको समझाता हूँ कल की क्लास में और आज की क्लास में जो बात बता रहा हूँ उसमें क्या डिफरेंस है। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो डायग्राम्स बनाए थे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमने देखा था, उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना दिखाया था कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज से फील्ड लाइन अंदर जाती हैं। उनमें सिर्फ फील्ड की डायरेक्शंस के बारे में बात की थी कि इसमें से फील्ड बाहर की तरफ जा रही है और इसमें फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना मैग्नीट्यूड भी तो होता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। तो हमने कल की क्लास में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ही रिप्रेजेंट की थी। आज की क्लास में मैं एक ऐसा डायग्राम बनाऊंगा जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट करेंगे और साथ के साथ डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करेंगे, और उसी का नाम है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मान लीजिए मैं आप लोगों के सामने एक पॉइंट चार्ज बना रहा हूं, और सपोज कर लेते हैं ये रहा मेरे पास एक पॉइंट चार्ज, और ये जो पॉइंट चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। अब आप लोगों को पता है कि इस पॉइंट चार्ज के पास में फील्ड ज्यादा स्ट्रांग बनती है, और जैसे जैसे आप दूर चलते जाओगे फील्ड की वैल्यू क्या होती जाती है, कम। इसका मतलब पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा और दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम। अब ना मुझे ये चीज ना रिप्रेजेंट करनी है कैसे, अब मुझे डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करनी है और मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले मैं आपको 11वीं क्लास की एक बात बताता हूँ वेक्टर से रिलेटेड। आप सभी लोगों ने पढ़ा था कि वेक्टर को हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये रही एक स्ट्रेट लाइन, और इसके आगे एक एरो लगाया जाता है। इस स्ट्रेट लाइन की जो लंबाई होती है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताती है, और इसका एरो बताता है उस वेक्टर की डायरेक्शन। मान लीजिए अगर किसी को 10 न्यूटन का फोर्स रिप्रेजेंट करना है, तो आप 10 न्यूटन के फोर्स को इस लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये लाइन की लंबाई बता रही है कि 10 न्यूटन का फोर्स है, और एरो बता रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर किसी को 5 न्यूटन का फोर्स रिप्रेजेंट करना हो इसी डायरेक्शन में, तो ये 10 के लिए अगर आपने इतनी लंबी लाइन ड्रॉ की है, तो 5 के लिए आपको कितनी लंबी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, सिर्फ इतनी सी। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लंबाई आपको ये बताएगी कि मैग्नीट्यूड कितना ज्यादा है, और अगर आपने लंबाई कम ले ली, इसका मतलब मैग्नीट्यूड कैसा हो जाएगा, कम। और एरो बताता है इस वेक्टर की डायरेक्शन। ये चीजें आपने 11वीं क्लास में पढ़ी हुई है। तो अब हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज के पास फील्ड ज्यादा बनेगी, तो मैंने किया कि इसके पास ना पॉजिटिव से फील्ड लाइन कहाँ निकलती है, बाहर। हमने ये चीज कल पढ़ी थी, तो यहाँ से मैंने फील्ड लाइन बाहर बना दी। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखा जाए तो फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेगी, यहाँ पर भी देखा जाए तो फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेगी, इस तरफ भी देखेंगे तो फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेगी।
इस तरीके से भी फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रही है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन हमेशा कहाँ निकलती है, बाहर की तरफ। अब इसके अलावा और इसके आगे भी जाएंगे, तो अब की बार मैंने और भी आगे लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर ली, फिर इसके आगे भी और लाइन ड्रॉ कर दी, फिर इसके आगे भी और लाइन ड्रॉ कर दी, और इसी तरीके से मैंने लाइंस को ड्रॉ कर दिया और भी इसके आगे। इस लाइन को और आगे ड्रॉ करने का मतलब ये हुआ कि फील्ड लाइन यहीं तक नहीं है, अभी और भी ज्यादा आगे तक जा रही है। इसके अलावा मैं फिर से और आगे ड्रॉ करूं तो फिर से मैंने इसको और आगे भी ड्रॉ कर दिया। इसको और आगे ड्रॉ करने का मतलब है कि फील्ड लाइन अभी भी और आगे की तरफ चलती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फील्ड लाइन है पॉजिटिव चार्ज से कहां की तरफ निकल रही है, बाहर की तरफ, और मैंने इसको ना पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर दिया। अब जब आप देखेंगे ना तो इसी को बोलते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब इसमें ना एक खास बात क्या है, मैं आपको इसकी जरूरी बातें समझाता हूँ। सबसे पहली चीज, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस कहाँ निकलती है, बाहर, मैंने भी बाहर निकलती हुई दिखाई हुई है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज के आसपास में जो फील्ड बनती है वो ज्यादा बनती है, इसलिए मैंने जानबूझ करके यहाँ पर जो फील्ड का वेक्टर बनाया है ना, इस वेक्टर की लंबाई कैसी बनाई है, ज्यादा। यहाँ पर भी लंबाई कैसी बनाई है, ज्यादा। यहाँ भी लंबाई कैसी है, ज्यादा। ये ज्यादा लंबे वेक्टर्स का मतलब है कि इसके आसपास में मैग्नीट्यूड कैसा है, ज्यादा है। और जैसे हम इससे थोड़ा सा दूर जाएंगे ना, इससे दूर जाने पर इसी चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कम बनेगी। कम का मतलब फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा, कम, मगर डायरेक्शन वही रहेगी। इसलिए डायरेक्शन उतनी ही बनाई है, मगर इस बार वाला वेक्टर पहले वाले वेक्टर से कैसा बनाया है, छोटा। अगर मैं और भी आगे जाऊं तो फिर से डायरेक्शन वही रहेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड कम हो गया तो इसको और भी क्या बना दिया, और छोटा। और फिर इसके आगे जाएंगे तो फिर ये और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, छोटा। और इस तरीके से आप इसमें और भी ज्यादा छोटा वेक्टर ऐड करते जाएंगे। इट मींस दैट कि ये अब हमें रिप्रेजेंट करके ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप चार्ज से जितना ज्यादा दूर चलते जाओगे ना, आपके वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही क्या होता चला जाएगा, कम। अब की बार ये डायग्राम आपको दिखा रहा है कि फील्ड की डायरेक्शन क्या है, रेडियली आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ। और दूसरी चीज ये भी बता रहा है कि पास में मैग्नीट्यूड ज्यादा है फील्ड का, और दूर जितना चलते जाओगे फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये रहा एक डायग्राम जो मैग्नीट्यूड के बारे में भी बता रहा है और साथ के साथ डायरेक्शन के बारे में भी हमें बता रहा है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। ठीक है, अब हम अगले पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब अगला पार्ट हम देखते हैं क्या है, समझिएगा ध्यान से। सुनिए, अब हम करते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक, अगला पार्ट। ये जो नेक्स्ट पार्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना भाई, ये वाला नेक्स्ट पार्ट ना बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके पीछे दो वजह हैं। पहली वजह तो ये कि इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई लोगों के लिए, उन्हें पल्ले नहीं पड़ता। और दूसरी चीज ये बहुत ही कम टीचर्स हैं जो इस टॉपिक को हाथ लगाते हैं। आप कहीं पर भी देखेंगे ज्यादातर टीचर इसके बारे में कुछ डिस्कस ही नहीं करते, और जिन बच्चों को सिलेबस का नहीं पता कि ये टॉपिक किताब में दे रखा या नहीं दे रखा, उन्हें लगता है कि हाँ सर ने जितना करा दिया उतना ही है। मेरे नोट्स, मेरा जो सिलेबस होगा ना, उसके अंदर जो नोट्स मैं लिखवाऊंगा, क्वांटिटी में भले ही ज्यादा हो, लेकिन वो ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि मैंने उसमें फालतू की चीजें डाल रखी है। इसका मतलब मैंने उसे कंप्लीट पूरा सब कुछ उसके अंदर है। आप इसे चाहें तो कहीं से भी मैच कर लीजिए, आपको इस नोट्स में जितनी चीजें मिलेंगी ना, वो सब कुछ या तो आपकी किताब की है या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछी हुई चीजें हैं जो मैंने इसके अंदर डाल रखी है। अब सुनिए, अब हम इसके आगे की बात करते हैं। अब जो अगला टॉपिक है ना, उस अगले टॉपिक का एक सिंपल सा नाम है, नाम भी नहीं है, कुछ नहीं, ये क्या है, डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डिस्टेंस। देखिए जरा इसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन डिस्टेंस एंड इट्स रिलेशन विद नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। मैंने यहां पर लिखा हुआ है डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन डिस्टेंस, ये पहला पार्ट है, एंड इट्स रिलेशन टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। और इसका रिलेशन देखना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के साथ, क्या रिलेशन होगा समझिएगा इस बात।
ये चीज है क्या, बिल्कुल तरीके से प्रॉपर वे में जानने की कोशिश करना। सुनो, मैंने ये बात कल भी बताई थी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आप लोगों के पास यहां पर एक चार्ज है, और ये जो चार्ज है इसके पास प्लस क्यू चार्ज है। अब इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से फील्ड बनेगी इस तरफ, इससे फील्ड लाइन इधर भी निकलेगी, इससे फील्ड लाइन इस तरफ भी निकलेगी, इससे फील्ड लाइन इस तरफ भी निकलेगी, इससे फील्ड लाइन इधर भी निकलेगी, और इससे फील्ड लाइन, हर तरफ फील्ड लाइन इससे कहां निकल रही होगी, बाहर की तरफ निकलेगी। अब इसके अंदर ना हमने ये देखा, ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। हमें ये पहले से ही पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, हम इस चीज के बारे में जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फील्ड उतनी ही कम होगी, और डिस्टेंस जितना कम होगा फील्ड उतनी ही ज्यादा होगी। मैंने इसके पास में एक पॉइंट ले लिया, कौन सा, ए, और इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट ले लिया, कौन सा वाला, बी। अब ए पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो आप बोलोगे ये चार्ज के ज्यादा पास है, इसका मतलब यहाँ पर फील्ड कैसी बनेगी, ज्यादा। और ये वाला पॉइंट चार्ज से ज्यादा दूर है, इसका मतलब यहाँ पर फील्ड कैसी बनेगी, कम। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक है, यानी कि कम है, क्योंकि ये वाला पॉइंट पास में और ये वाला पॉइंट कहाँ पर है, दूर है। तो जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है ना, उस जगह पर अगर आप देखोगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास पास में, इनके बीच में गैपिंग, इनके बीच में स्पेसिंग कैसी है, कम। लेकिन जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी है, कम है, वहां पर जो फील्ड लाइंस है वो कैसी है, काफी दूर दूर है। तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है ना, वहां फील्ड लाइंस बहुत क्लोज क्लोज होती है, और जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो वीक होती है, उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कहां पर होती है, काफी दूर दूर होती है। इट मीन्स दैट कि ऐसा रीजन वेयर, in a region where electric field is very strong, electric field lines are very close to each other, and in a region where field is very weak, field lines are very far apart from each other, यानी कि एक दूसरे से काफी ज्यादा दूरी पर होते हैं। और ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से बराबर बराबर डिस्टेंस पर होती है, ना बहुत दूर ना बहुत पास, हर जगह इक्वल स्पेसिंग में होती है, तो वहां की फील्ड को हम बोलते हैं कि वो वाली फील्ड जो है वो कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां की। अब मैं एक सिंपल सा इसका डायग्राम बनाता हूं, फिर मैं आपको ना इससे रिलेटेड एक बात समझाने की कोशिश करता हूं। समझने की कोशिश कीजिएगा इस चीज के बारे में। क्या है कि मान लीजिए अगर मैं आप लोगों के सामने इस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर देता हूं, ये पहली लाइन ड्रॉ कर दी, ये दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी, ये तीसरी लाइन ड्रॉ कर दी, ये चौथी लाइन ड्रॉ कर दी, तो आपने इस जगह पर देखा कि यार यहाँ पर फील्ड लाइन काफी ज्यादा पास पास है, इस जगह पर देखोगे तो फील्ड लाइन काफी ज्यादा दूर दूर है। तो क्या हर जगह फील्ड एक जैसी है, जी नहीं। तो आप इस तरह की फील्ड को क्या बोलोगे, इसे आप लोग बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी तरीके से अगर मैं फील्ड लाइंस को ऐसे बना दूं, बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे, इक्वली स्पेस्ड, तो आप बोलोगे हर जगह पर फील्ड कैसी है, सेम। तो इस तरह के फील्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे कहा जाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसे कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर आप इस रीजन का नाम रख देते हैं P, इसका नाम रख देते हैं Q, और सपोज कर लेते हैं इसका नाम क्या रख देते हैं R, तो आप बोल सकते हैं P इज अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे कहेंगे Q इज अ रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसे कहेंगे R इज अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे आपको ये बात क्लियर हो गई कि अगर आपको यूनिफॉर्म फील्ड बनानी है तो आप ऐसा डायग्राम बनाएंगे, और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए हम इस तरह का डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ के बाद से ना जो बात मुझे आपको समझानी थी वो मैंने आपको बता दी कि ये है क्या। अब ना हमें जो काम की चीज देखनी है ना, वो बैक टू द टॉपिक, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं और इसको समझना शुरू करते हैं आखिर ये है क्या। टॉपिक में दो बातें करनी है, डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन डिस्टेंस, कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करता है। अब आप बोलोगे हमें तो ये पता है कि डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, लेकिन याद रखना अगर ये एग्जाम में बोल दिया जाए ना कि इसको प्रूफ करके दिखाओ कि ये कैसे डिपेंड करता है, इस बात को साबित करो, तो ये चीज ना आप इस डेरिवेशन से करेंगे जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये डेरिवेशन एक तरह से एक कंसेप्ट है पूरे का पूरा। तो ये चीज एक डिस्टेंस के लिए हमें बतानी है, और दूसरा बताना है इसका रिलेशन किसके साथ, विद द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के साथ इसका रिलेशन क्या होता है। अब भाई आपका ना समझने वाला हिसाब किताब अब स्टार्ट हो रहा है, पूरा फोकस रखिएगा। मैंने कहा जिस जगह फील्ड लाइंस पास पास होती हैं वहां पर फील्ड स्ट्रांग होती है, और जिस जगह फील्ड लाइंस दूर दूर होती है वहां पर फील्ड जो होती है वो कैसी होती है, वीक होती है।
कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जहां पर ना लाइनें ज्यादा होती हैं वहां फील्ड स्ट्रांग होती है, और जहां लाइनें कम होती है वहां फील्ड वीक होती है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, याद रखिएगा इस बात को। इसका क्या मतलब है, मान लो मैंने आप लोगों के सामने 1 2 3 4 और 5 फील्ड लाइंस ला करके मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, टोटल 5 फील्ड लाइंस। और यहाँ पर भी कुछ लाइंस ड्रॉ कर दी, 1, उसके बाद ये ड्रॉ कर दी 2, फिर उसके बाद यहाँ पर 3, यहाँ पर ये 4, फिर ये 5, यहाँ पर 6 और ये 7, मतलब यहाँ पर 7 फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी। अब यहाँ 5 फील्ड लाइंस है, यहाँ 7 फील्ड लाइंस है, तो आप ये मत सोचना कि यहाँ 7 फील्ड लाइंस है, ज्यादा फील्ड लाइंस है तो यहाँ की फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ कम फील्ड लाइंस है तो यहाँ की फील्ड वीक है। जी नहीं, फील्ड लाइंस ना ये देखा जाता है कि कहाँ पर ना क्लोज है और कहाँ पर दूर दूर है। जहां क्लोज है वहां पे स्ट्रॉन्ग, और जहां दूर है वहां पर क्या होगा, वीक। अब इन्होंने बोला यार हम लाइनों के चक्कर में क्या पड़े, हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे कि कहाँ पे लाइनें पास पास है, कहाँ पे दूर दूर है। इसके लिए हमने एक तरीका निकाला कि कैसे पता करें कि किसी जगह पर फील्ड जो है वो स्ट्रांग है या फिर नहीं है। इन्होंने क्या किया, एक सिंपल सा मेथड यूज किया। इन्होंने कहा आप एक काम करो, आप एक एरिया लेके आ जाइए। एरिया मतलब कोई भी एक एरिया, कोई भी एक शीट, जैसे मान लीजिए आप जिस किताब में पढ़ते हैं, जो कॉपी में लिखते हैं, उस कॉपी का एक पेज, एक पन्ना लेकर के आ जाइए, और उस एक पेज को ला करके ना लाइए और ला करके इस जगह पर रख दीजिए। जैसे मान लीजिए मेरा हाथ एक शीट है, मैं इस शीट को, इस एरिया को लाया और यहाँ पर ला करके रख दिया। मान लीजिए ये रहा वो एरिया, और मैंने ला करके इस जगह पर इस एरिया को रख दिया। जैसे इस एरिया को रखा तो चेक किया कि इस एरिया से नॉर्मली कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, 1 2 3 4 5। आपने बोला इस जगह पर इस एरिया से टोटल 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, पास कर रही हैं, इसे क्रॉस कर रही हैं। अब आप इसी एरिया को उठाइए और इसी एरिया को ला करके यहाँ पर भी रख दीजिए, इस रीजन के अंदर। और जब आपने यही वाला एरिया उतने ही साइज का यहाँ पर लाके रख दिया, अब काउंट करो 1 और यहाँ पर कितना है 2, तो इस बार पता चलेगा कि यार इसमें से तो खाली 2 ही फील्ड लाइन पास कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि उतना ही बड़ा एरिया यहाँ रख रहा हूँ तो यहाँ से 5 लाइनें पास कर रही हैं, उतना ही बड़ा एरिया यहाँ रख रहा हूँ तो यहाँ से सिर्फ 2 ही लाइनें पास कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ यहाँ से इतने ही एरिया में 5 लाइनें पास करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जरूर फील्ड लाइंस काफी क्लोज है, और यहाँ पर 2 पास करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ फील्ड लाइन जरूर दूर दूर है। इसका मतलब अब हम इस चक्कर में ना पड़े तो ये बेटर रहेगा कि ये इन चक्करों में ना पड़ने के बजाय कि कितनी लाइनें पास कर रही है, हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि अगर किसी भी एरिया से ज्यादा फील्ड लाइंस गुजरेंगी तो हम बोल देंगे वहां की फील्ड स्ट्रांग है, और अगर किसी एरिया में से कम फील्ड लाइंस गुजरेंगी तो हम बोलेंगे वहां की जो फील्ड है वो कंपैरेटिवली कैसी है, वीक है, वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो फिर यहीं से ना इन्होंने एक डेफिनेशन बना ली, और डेफिनेशन बनाने में भी ना एक और प्रॉब्लम आई। लोगों ने ये पूछा कि एक बात बताओ, ये जो एरिया आप कह रहे हो कि आप यहाँ एक एरिया ला करके रख दो, कोई शीट ला के रख दो और देख लो कि कितनी लाइनें पास कर रही हैं, ये शीट का एरिया कितना लेना चाहिए। तो साइंटिस्टों ने कहा आप कितना भी एरिया ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो एरिया आप यहाँ रखोगे वही एरिया आपको यहाँ भी रखना पड़ेगा। फिर बाद में डिसीजन लिया गया कि नहीं, एक काम करते हैं, आज के बाद से ना ये वाला एरिया अपनी मनमर्जी का ना लेने के बजाय हम यहाँ पर जो एरिया इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा वाले लेंगे, दैट इज यूनिट एरिया। और तब से कहने लग गए कि एक यूनिट एरिया से जितनी फील्ड लाइनें पास करेंगी ना, हम उसी फील्ड लाइन से ये पता कर सकते हैं कि वहां पर ना हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैसी है, वीक। तो अब यूनिट एरिया का मतलब मैं पहले बता चुका हूं भाई। यूनिट का मतलब क्या होता है, एक, अगर इस मार्कर की लंबाई 1 सेंटीमीटर है तो बोलूंगा इसकी लंबाई यूनिट है। गिरने में टाइम 1 सेकंड लगेगा तो बोल दूंगा इसको गिरने में यूनिट सेकंड का टाइम लगा। इसी तरीके से यूनिट एरिया का मतलब है इसका एरिया कितना है, 1। और यहां से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक और नई डेफिनेशन बनाई, और हमने ये बोलना शुरू किया कि अगर आपको पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी जगह पर कितनी है, तो कहने लग गए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point in an electric field is equal to the number of electric field lines crossing normally the unit area placed at that point। यानी कि किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो बराबर होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द यूनिट एरिया नॉर्मली प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ये आपके पास एक नई डेफिनेशन बन गई किस चीज की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, आप यूनिट एरिया रखना, उसमें से कितनी लाइनें पास कर रही है, बस उन्हीं लाइनों को काउंट करके बोल देना कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इतनी कम है या फिर इतनी ज्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ फील्ड स्ट्रांग है और यहाँ पर फील्ड कैसी है, वीक।
अब इस डेफिनेशन को याद रखिएगा, ये डेफिनेशन ना मैंने नोट्स में लिखी हुई है, आप क्लास के बाद नोट्स को देख लीजिएगा। और अब ना हम इसकी मदद से ना आगे की चीज समझते हैं। तो देखिए मैंने आप लोगों को ये बात जो अभी समझाई ना, वो ये वाले पोर्शन को कंप्लीट करती है। क्या? इट्स रिलेशन टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के साथ क्या है, जितनी फील्ड लाइन ज्यादा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, और जितनी फील्ड लाइन कम उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपका ना ये पहला वाला पोर्शन लेके आता हूँ कि डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन डिस्टेंस। कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करती है। हमें पता है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, लेकिन हमें इसी चीज को इस बार ना प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ करेंगे हम इसके बारे में बात करते हैं। देखो भाई, इस चीज को समझने से पहले ना आप लोगों को एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। वो छोटी सी चीज 11वीं क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ी हुई थी, और वो छोटी सी चीज का नाम है सॉलिड एंगल। आप लोगों को परेशान नहीं होना, पेपर में सॉलिड एंगल नहीं पूछा जाता, मगर सॉलिड एंगल से रिलेटेड कुछ एक टॉपिक है, एक छोटी सी टर्म है जो हमें यहाँ यूज करनी है। उसमें यूज करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सॉलिड एंगल का आइडिया दे देता हूँ, फिर हम अपने इस टॉपिक को प्रूफ करते हैं। सुनिए ध्यान से। कई लोगों ने पढ़ा होगा 11वीं क्लास के फिजिक्स में सॉलिड एंगल क्या होता है, और कईयों ने नहीं पढ़ा। आपने पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आप इसे सिर्फ समझ लीजिए, जान लीजिए। देखिए, मान लीजिए मैंने आप लोगों के सामने इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये क्या है? एक सर्कल। और यहां पर मैंने ड्रॉ कर दिया क्या? एक स्फीयर। याद रखिएगा, मैंने यहां पर क्या बनाया है? ये मैंने ड्रॉ किया एक सर्कल, और यहां पर जो मैंने बनाया वो क्या है? एक स्फीयर। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आखिर सॉलिड एंगल क्या होता है। जिस तरीके से सर्कल का अपना एक सेंटर होता है O, ऐसे ही स्फीयर का भी अपना क्या होता है? एक सेंटर होता है O। मान लीजिए मैंने सेंटर से यहां तक इस लाइन को मिलाया, तो आप इसे क्या बोलते हैं? रेडियस। ऐसे ही आप इसको भी इससे मिला दीजिए, तो ये भी आपके लिए क्या बन जाएगा? रेडियस ही बन जाएगा। अब आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी कि अगर आप इस रेडियस को धीरे धीरे ऊपर उठाना शुरू करो, और ऊपर उठाते उठाते यहां तक लेकर के आ जाओ, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ होती है ना, इसे हम आर्क बोलते हैं, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। ठीक जैसे यहां पर किया, ठीक वैसा ही यहां पर भी होता है। इस जगह पर जब आप देखेंगे ना, याद रखना ये कोई लाइन नहीं है, तो जब आपकी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इस सरफेस को कट करता है ना, तो यहाँ पर ना एक आर्क नहीं बनता है, एक लाइन नहीं बनती, यहाँ पर एक पूरे का पूरा क्या बनता है? एक सरफेस एरिया। अगर आप ये इमेजिन करना चाहो ना, तो ये एक कोन की तरह है। कोन, कोन क्या? जो हम बर्थडे में कैप लगाते हैं ना, बर्थडे कैप जिसे बोलते हैं आप लोग, वो वाला कोन जैसा पोर्शन है इस जगह पर। ये वाला पॉइंट O है, तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया? O हो गया। तो ये कोन जैसी शेप दिखाई देगा। यहाँ पर आप लोगों ने बोला कि इसके आर्क की लंबाई कितनी है? L। और ये आर्क नहीं है, इसे ये एक छोटा सा सरफेस एरिया है, और इसका जो छोटा सा सरफेस एरिया है, मान लेते हैं वो सरफेस एरिया कितना है? दैट इज S। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें एंगल का फॉर्मूला क्या है, तो आप सभी लोगों को पता है कि थीटा का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन में रेडियस। आपने ये चीज पढ़ी हुई है सभी ने, आर्क अपॉन रेडियस। 11th क्लास की फिजिक्स में भी था और मैथ में भी था। तो जिस तरीके से हम इसमें थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, और इसी को कहा जाता है क्या? एंगल, या फिर इसी को बोला जाता है प्लेन एंगल। दोनों बातें सेम है, सिंपल एंगल बोलिए या प्लेन एंगल बोलिए, क्योंकि एक प्लेन में बन रहा है। लेकिन अगर यहाँ की बात करें, तो जिस तरीके से एंगल यहाँ बन रहा है, बिल्कुल उसके जैसा ही ना इसके अंदर भी वैसा ही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनता है, मगर कुछ इस तरीके का एंगल बनता है। और ये जो एंगल बनता है ना, इसी एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल, और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। आपको अगर इस चीज को क्लियरली समझना है कि ये है क्या, तो याद कीजिए, ये जो बर्थडे वाली कैप होती है इस तरीके की बनी होती है। इस कैप को अगर आप ऊपर करके नीचे से देखना स्टार्ट करोगे, तो आप लोगों को ना ऊपर वाले हिस्से में, मतलब इस जगह पर ना एक छोटा सा स्पेस नजर आएगा। इस छोटे से स्पेस में जो एंगल बनता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल कहा जाता है उसको। आप अपने घर के अंदर, आपके कमरे में ना, जो कॉर्नर होगा, कोना, जहां पर सारी दीवारें मिल रही होंगी, कोना, जमीन का एक कोना या ऊपर का एक कोना, उस कोने पर भी जो एंगल बनता है वो भी कौन सा एंगल होता है? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉलिड एंगल बनता है। तो इसे कहा जाता है प्लेन एंगल, इसे कहा जाता है सॉलिड एंगल। जिस तरीके से इसका फॉर्मूला है, बिल्कुल वैसे ही इसका भी फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर ये एंगल बहुत छोटा है, तो छोटे एंगल के लिए आप चाहो तो क्या यूज कर सकते हो? डेल्टा ओमेगा। ये एरिया अगर छोटा है तो आप इसके लिए क्या यूज कर सकते हो? डेल्टा एक्स। जैसे इसे आपने लिखा थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर, ठीक उसी तरीके से आप इसे भी क्या लिख सकते हो? डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू
डेल्टा एस अपॉन, इसके अंदर आर नहीं होता, अपॉन में क्या होता है आर का स्क्वायर। इसका मतलब ये रहा मेरे पास फॉर्मूला किस चीज को निकालने का, सॉलिड एंगल को निकालने का। मतलब मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि दिस डेल्टा ओमेगा इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। और हमें बस इस छोटे से फॉर्मूले का क्या करना है, यूज करना है। तो अब आप लोगों को पता लग गया डेल्टा एस क्या, यहाँ का सरफेस एरिया, आर क्या है इसका रेडियस, और ये जो डेल्टा ओमेगा बोलते हैं ओमेगा, आप लोग कंफ्यूज हो रहोगे सर हमने तो पढ़ा था ओमेगा इसे कहते हैं, आप कह रहे हो कि ओमेगा इसे कहते हैं। याद रखिएगा इसे क्या बोलते हैं ए, और इसे भी क्या बोलते हैं ए। ये स्मॉल लेटर और ये क्या है कैपिटल, ऐसे ये स्मॉल लेटर का ओमेगा और ये वाला किसका है कैपिटल लेटर का ओमेगा, इसलिए इसे भी क्या कहा जाता है ओमेगा। तो दिस इज द डेल्टा ओमेगा एंड दिस इज डेल्टा एस अपॉन में क्या हो गया आर का स्क्वायर। तो ये रहा हमारे पास सॉलिड एंगल को लिखने का एक फॉर्मूला। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं है, 12th क्लास के पेपर में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उस टॉपिक में ना इसका छोटा सा इस्तेमाल है, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपको कुछ रटना ना पड़े, इसलिए मैंने आपको ये चीज थोड़ी सी समझा दी है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसके आगे का पार्ट। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सुनिए ध्यान से। मैं इसे अब सर सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? किस चीज का, ये सर वाला ये सरफेस एरिया? यस सर। भाई हमें ना इस सरफेस एरिया को कैलकुलेट करना ही नहीं है, हमें ना इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। हम अभी देखना, मैं आपको अभी जब प्रूफ करके दिखाऊंगा ना तब, अगर मान लो जरूरत पड़ती ना तो मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा देता इस चीज को, बाकी निकालने का तरीका होता है। आपके पास 12th में मैथ है ना, तो आप ना एक चैप्टर पढ़ोगे एरिया वाला, जिसके अंदर ना इंटीग्रेशन की मदद से एरिया निकाला जाता है, वहां आपको इसकी जैसी चीजें कई सारी मिलेंगी जानने को। ठीक है, वो यहाँ काम की नहीं, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं डिस्कस कर रहा। सुनिए आप ध्यान से, अब भाई फोकस करना, समझना इस चीज को, सिंपल सी बात। मान लीजिए मेरे पास इस जगह पर ना एक पॉइंट चार्ज रखा है, सपोज कर लो ये रहा एक पॉइंट O, और यहां पर मैंने एक प्लस का Q चार्ज रख दिया। अब इस पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो बाहर निकलेगी हर डायरेक्शन, इस तरफ भी निकलेगी, इस तरफ भी निकलेगी, इस तरफ भी निकलेगी, मतलब हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ निकल रही होंगी बाहर। ऐसे नीचे की तरफ भी निकलेंगी, ऐसे इस तरफ भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, हर तरफ फील्ड लाइंस ना कहाँ की तरफ निकलती हैं, बाहर की साइड। ये हमने पहले पढ़ लिया है। मैंने क्या किया, इसके ऊपर इस तरीके से एरो डाल दिया ताकि ये एरो रिप्रेजेंट करेगा कि फील्ड लाइंस कहाँ निकल रही है बाहर। अच्छा, इसमें चारों तरफ फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, लेकिन मैंने बाकी सारी जगह की फील्ड लाइंस के बजाय खाली मैं इतनी सी फील्ड लाइन के बारे में कंसीडर कर रहा हूँ, सिर्फ इतने पोर्शन को देख रहा हूँ ताकि मैं आपको चीजों को समझा सकूं। पहले तो अपने दिमाग में एक बात बिठा लीजिए कि अगर कोई भी पॉइंट चार्ज आपके पास है तो हम जब डायग्राम बनाते हैं पेज के ऊपर ना, तो हमें लगता है अच्छा लाइनें बस ऐसे निकल रही है, ऐसे नहीं है, ये 2 डायमेंशनल नहीं है, 3 डायमेंशन में है। 3 डायमेंशन मतलब अगर ये चार्ज ये रहा तो फील्ड लाइन ऊपर भी निकलती है, फील्ड लाइंस नीचे भी निकलती है, फील्ड लाइंस इधर भी निकलेंगी, फील्ड लाइंस इधर भी निकलेंगी, फील्ड लाइंस आपकी तरफ भी निकलेंगी और फील्ड लाइंस मेरी तरफ भी आएंगी। मतलब अगर मेरे हाथ में एक चार्ज है और ये एकदम से फील्ड लाइन निकालना शुरू करे तो वो फील्ड लाइन जैसे ही निकलेगी ना तो एकदम से हाथ यूं फैलेगा, फील्ड लाइन ऊपर की तरफ भी निकलेंगी, ऐसे भी होंगी, इस तरफ भी होंगी, मतलब एक पूरे का पूरा स्फेयर जैसा हिसाब किताब बनेगा जो आपको अपनी इमेजिनेशन से सोचना पड़ेगा। मतलब इसके अंदर भी फील्ड लाइंस हर तरफ फैल रही हैं, लेकिन मैंने बाकी की फील्ड लाइंस को यहाँ से रब कर दिया और मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी सी फील्ड लाइंस के बारे में कंसीडर कर रहा हूँ और सिर्फ इतने से पोर्शन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब अगर मैं इतने से पोर्शन को डिस्कस करना चाहता हूं तो चलिए हम इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं, आखिर इसमें है क्या। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं तो ये ना एक कोन जैसा बनेगा, आपको इमेजिन करना पड़ेगा कोन जैसी शेप में बनेगा, क्योंकि एक चार्ज अगर है तो फील्ड लाइन हर तरफ निकलेगी। मैंने सिर्फ इतने से कोन जैसे हिस्से को उठा लिया और इस कोन जैसे हिस्से का ये जो पहला सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है ना, इसे हम एक नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड अपेक्स। इस पॉइंट O को कहा जाता है अपेक्स। तो मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, आपने उसे O पॉइंट पर रखा, O पॉइंट पर रखने के बाद इससे फील्ड लाइन हर तरफ दिख रहेंगी, लेकिन हम सिर्फ इतने से हिस्से की फील्ड लाइन को कंसीडर कर रहे हैं। अब सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पर ना एक छोटा सा एरिया ला करके रखा, मैंने एरिया क्यों रखा ला करके, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि इस जगह पर और आगे की जगह पर कहाँ पर फील्ड जो है वो ज्यादा है फील्ड इंटेंसिटी और कहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी कम है। हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके थे। फिलहाल के लिए मैंने एक एरिया इस जगह पर लिया और एक एरिया इस जगह पर लिया, और यहाँ पर ना एक पॉइंट ले लिया, मान लेते हैं उस पॉइंट का नाम क्या है P1, और एक पॉइंट इस जगह पर ले लिया, इस वाले पॉइंट का नाम क्या ले लिया P2, और मान लेते हैं जो एरिया मैंने यहाँ से यहाँ तक के लिया, इस एरिया का डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक R1 है
और दूसरा वाला जो एरिया है इसका डिस्टेंस जो है वो यहाँ से यहाँ तक कितना है, मान लीजिए R2। अब अगर मैं इसके एरिया को देखूं तो सपोज कर लेते हैं कि ये जो स्मॉल एरिया है इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, डेल्टा S1 इसका एरिया है। और अगर इसकी बात की जाए तो मान लेते हैं इसका जो एरिया है वो हमारे पास कितना हो गया, डेल्टा S2 हो गया। आप देखिए जरा इसमें 1 2 3 4 5 6 लाइनें इस एरिया से भी गुजर रही है, 6 ही लाइनें इस एरिया से। आवाज आ रही है भाई? 6 लाइनें इसमें से भी गुजरी, 6 लाइनें इसमें से भी गुजरी। मान लेते हैं जो इसमें से नंबर ऑफ लाइंस इसमें से क्रॉस करके गुजर रही हैं वो कितनी है, n लाइंस गुजर रही है। n लाइंस इसमें से भी गुजर रही है, n लाइंस इसमें से भी। अगर ये और भी बड़ा कर दूं ना, और ज्यादा बड़ा कर दूं और बड़ा एरिया बना दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना बड़ा एरिया होगा चाहे जितना छोटा एरिया हो, आप छोटा एरिया यहाँ बनाना चाहो तो बना लो, जितनी लाइनें यहाँ से गुजरेंगी उतनी यहाँ से भी गुजरेंगी, उतनी यहाँ से भी गुजरेंगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस जगह पर लाइनें पास पास होंगी, इस जगह पर दूर दूर होंगे और इस जगह और दूर दूर। तो यहाँ की फील्ड जो होगी वो स्ट्रांग होगी और यहाँ की फील्ड कैसी होगी, वीक। तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि ये चीज एक्चुअल में क्या है, दिस इज द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, मतलब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड का रीजन। और अगर इसकी बात करूं तो ये वाली जगह कौन सी हो जाएगी, दिस इज द रीजन ऑफ वीक फील्ड, मतलब ये वाली जगह जो है वो वीक फील्ड वाला रीजन है। यहाँ पर फील्ड कम है और यहाँ पर फील्ड कैसी है, ज्यादा। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कौन सा वाला एंगल है, तो आप बोलोगे सर वो सॉलिड एंगल है। और वो सॉलिड एंगल कितना बन रहा है, डेल्टा ओमेगा। ठीक है, मैं P1 और P2 पॉइंट पे पता करना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आखिर है कितनी। समझिएगा ध्यान से, मैंने यहाँ पर सीधे सीधा लिखा कि अगर मुझे P1 पॉइंट पे पता करनी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो मैंने यहाँ पर देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने अभी अभी एक फॉर्मूला जाना, एक डेफिनेशन समझी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नॉर्मली क्रॉसिंग द यूनिट एरिया प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर आप अगर एक यूनिट एरिया रखते हैं तो उससे नॉर्मली कितनी फील्ड लाइंस पास करती है, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमें ये पता है कि इस जगह पर n नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस टोटल कितनी है, n। कितने एरिया से पास कर रही है, डेल्टा S1 एरिया से। तो एक एरिया से कितना पास करेंगी, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए किस चीज से, डेल्टा S1 से। तो ये मेरे पास E1 आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P1, यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। अभी अभी आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी, एज जैसा कि आप जानते हैं कि डेल्टा ओमेगा का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है डेल्टा S अपॉन में R का स्क्वायर। अगर मैं इसके नीचे 1 रखूं और क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो आप बोलेंगे 1 इंटू डेल्टा S एज इट इज, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर इंटू में आ जाएगा कितना, डेल्टा ओमेगा। तो यहाँ से डेल्टा S का फॉर्मूला आ गया R स्क्वायर इंटू डेल्टा ओमेगा। और मैंने इसी तरीके से यहाँ पर इसे लिख दिया n की जगह n, और डेल्टा S1 की वैल्यू अगर रखूंगा तो यहाँ S1 है इसलिए यहाँ R नहीं रहेगा, क्या होगा, R1 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा ओमेगा। इसे मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर मैं इसी चीज को फिर से फॉलो करूं, सिमिलरली ऐसे ही अगर हम देखें दोबारा से, तो सिमिलरली अगर मैं E2 की बात करूं, इसका मतलब P पॉइंट पर कितनी फील्ड बनेगी, अगर मैं ये पता करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P2 इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। लेकिन इस जगह का एरिया S1 तो नहीं है, कितना एरिया है, डेल्टा S2। तो मैंने इस जगह पर क्या लिख दिया, n अपॉन में डेल्टा S2, क्योंकि उतनी ही लाइंस इसमें से भी पास कर रही है और उतनी ही लाइंस इसमें से भी पास कर रही है। अब की बार मैंने इसे अगर लिखा तो n की जगह पर n रहने दीजिए, यहाँ पर लिखते हैं इसको, n की जगह पर n रहने दीजिए। भाई डेल्टा इसका फॉर्मूला R स्क्वायर इंटू में डेल्टा ओमेगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा R2 स्क्वायर इंटू में डेल्टा ओमेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, दैट इज R2। तो ये मेरे पास कौन सी वाली फील्ड आ गई, E2। इसे मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। एक बार जरा फर्स्ट और सेकंड से एक बात को ऑब्जर्व करो, मैंने यहाँ लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। समझिएगा जरा ध्यान से, इसमें भी n नजर आ रहा है, इसमें भी n नजर आ रहा है, इसमें भी डेल्टा ओमेगा है, इसमें भी डेल्टा ओमेगा है। इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट और सेकंड की बात करूं और जनरल वे में देखूं तो मुझे ये पता चला कि पहले केस के अंदर दिस इज E1 एंड दिस इज E2। E2 के लिए यहाँ पे क्या आएगा, R2। तो पहले केस के अंदर हमें पता लगा कि E1 इज, एक मिनट मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, ये E1 था और मुझे यहाँ पर E1 रखना था, ये भी क्या रखना था, E1, और फिर यहाँ पर किसकी बात कर रहे थे, E2। तो मैंने यहाँ से एक बात ऑब्जर्व की कि E1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1 स्क्वायर, और यहाँ से ऑब्जर्व किया जाए तो यहाँ से पता चला कि E2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर। क्यों ऐसा, क्योंकि भाई n इसके अंदर भी है, n इसमें भी है, डेल्टा ओमेगा इसमें भी है, डेल्टा ओमेगा इसमें भी है। इसका मतलब अगर E1 की फील्ड
R1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के और E2 की R2 स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं जनरल वे में लिखूं E की फील्ड कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, और मुझे यही प्रूफ करना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और ये कोई बड़ी और टफ चीज नहीं है, बस आपको इन चीजों को थोड़ा ढंग से लॉजिकल वे में समझना था। जिनको कोई डाउट होगा आप एक बार दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिएगा, और नहीं तो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। देख लीजिए, मैं बस छोटी सी बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली ए यूनिट एरिया। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस टोटल कितनी थी n, और टोटल एरिया से डिवाइड कर दिया तो ये बन गई नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, और इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये मुझे पता चल गया कि जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा फील्ड उतनी कम होगी, और जितना डिस्टेंस कम होगा फील्ड उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। इससे आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका? चलिए अब हम इसके आगे की बात करते हैं नेक्स्ट। तो भाई आप लोगों के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लाइंस ऑफ फोर्स, जो भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड मैंने हर एक बात को डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो आपके सिलेबस में हो और मैंने ना पढ़ाया हो। मैंने इससे रिलेटेड सारी बातें बता दी। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला जो टॉपिक है वो भी पूरे का पूरा फिनिश हो गया। अब हम आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, अगला मतलब इसका नेक्स्ट टॉपिक, और उसके बाद फिर हम सबसे आखिरी वाले टॉपिक पर आ जाएंगे, और बस जल्दी ही अब आपका ये चैप्टर फिनिश होने वाला है। ठीक है, सुनिए अब ध्यान से, अब हम नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। देखो अब हम करने वाले क्या है, ध्यान से समझिएगा। हम लोगों ने ना डाइपोल के बारे में पढ़ लिया, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी पढ़ लिया। हम ये जानते हैं कि अगर हम किसी भी चार्ज को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, मान लीजिए इस जगह पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज कर लीजिए कितनी फील्ड है E, और इस फील्ड के अंदर अगर आप कोई चार्ज ला करके रख देते हैं, तो आप लोगों को ये पता है कि किसी भी चार्ज को किसी फील्ड में जब रखते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, F इज इक्वल टू Q इंटू में E लगता है, इतना फोर्स लगता है। ये चीज हमें पता है, यानी कि किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर कितना फोर्स लगता है वो इतना लगता है, हम इसके बारे में जानते हैं। अब हमारा टॉपिक ये है कि अगर मैं किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर किसी चार्ज को ना रखने के बजाय एक डाइपोल को लाके रखूं तो उसके अंदर क्या होगा। तो इसका मतलब आज का टॉपिक ही यही है कि अब हम ना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को उठाएंगे और उसे एक्सटर्नल फील्ड में ले जा करके रख देंगे। एक्सटर्नल मतलब किसी बाहर की अलग फील्ड में, डाइपोल की खुद की बनाई हुई फील्ड की बात नहीं करते। हमने किसी डाइपोल को उठाया और किसी एक्सटर्नल फील्ड में ले जा करके रख दिया, और अब ये देखना है कि उस डाइपोल को फील्ड में रखने पर आखिर उस डाइपोल पर किस किस तरह के फोर्सेस लगते हैं, किस तरह का मोशन होता है, और क्या क्या चीजें उस डाइपोल के साथ होती हैं उस फील्ड के अंदर। हम इस टॉपिक के अंदर दो केसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला केस होगा डाइपोल को जब हम एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तब क्या होगा, और दूसरा केस होगा जब हम डाइपोल को एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तब क्या होगा। अब आप सभी लोग जानते हैं कि यूनिफॉर्म फील्ड किसे कहते हैं, और आपको यह भी पता है कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड किसे कहा जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं ये हेडिंग लिखता हूं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में जब आप डाइपोल को फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर ना टॉर्क लगता है, तो वही टॉपिक मैं यहां पर लिख रहा हूं, दैट इज टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, हम बात कर रहे हैं आज के टॉपिक की, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखते हैं जरा क्या है। सबसे पहला स्टेप ध्यान से समझिए, मान लीजिए
मेरे पास ना इस तरीके से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको मैंने बताया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वली स्पेस पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज कर लीजिए ये आपके पास क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंटेंसिटी हमने कितनी मान ली, E, और ये फील्ड लाइंस पैरेलल है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म है। अब मुझे क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ला करके ना इसमें रखना है और फिर देखना चाहता हूं मैं कि वो डाइपोल को इसमें रखने पर उसके साथ क्या क्या होगा। जो कुछ भी होगा हम उस बात को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे क्या हो रहा है और फिर समझेंगे कि वो क्यों हो रहा है, और उसके बाद हमें वो बातें ना अपने दिमाग में बिठा लेनी है, ध्यान रखनी है, ताकि एग्जाम में अगर कोई हमसे पूछे कि डाइपोल को फील्ड में रखने पर क्या होता है तो आप उन चीजों का जवाब इस टॉपिक से दे पाओ। मान लीजिए मैंने एक डाइपोल को उठाया और ला करके ना डाइपोल को इस तरीके से रख दिया। सपोज कर लेते हैं मेरे डाइपोल के पास इस तरफ जो चार्ज है वो मान लेते हैं -q चार्ज है, और इस तरफ जो डाइपोल के पास चार्ज है इस कॉर्नर पर वाला चार्ज कौन सा, दैट इज +q चार्ज। और ये डाइपोल का मान लेते हैं क्या, सेंटर, दिस सेंटर इज O, और मान लेते हैं डाइपोल की जो लेंथ है या दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2a। अब मैंने इस डाइपोल को जब रखा फील्ड के अंदर ना, तो देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से कहां की तरफ होती है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरीके से ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो मैंने मान लिया मैंने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने एंगल पर रख दिया, थीटा एंगल पर रखा। इसे अगर आप लैंग्वेज में लिखेंगे, जो कि मैंने नोट्स में लिखा है, तो हम ये बोल सकते हैं, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस +q and -q separated through a distance 2a having a dipole moment। इसका dipole moment कितना होगा, P is equal to q into 2a placed in an external uniform electric field at an angle theta। हमने इसे थीटा एंगल पर फील्ड में रख दिया। अच्छा देखो, अगर मैं इसे फील्ड में ले जाकर के रख देता हूं तो होगा क्या, आप जानते हैं फील्ड लाइन यहां से निकल करके आगे की तरफ जा रही है, फील्ड लाइन यूं जा रही है। हम जानते हैं कि फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, इसका मतलब जरूर इस तरफ कौन सा चार्ज रखा होगा, पॉजिटिव, और ये चलते चलते इस तरफ जा रही है और कहां पर जाके खत्म होती है, हमेशा नेगेटिव चार्ज पे। तो मान के चल लीजिए इस तरफ कौन सा चार्ज रखा हुआ है, नेगेटिव। इसका मतलब पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव में जा रही है। इट मींस कि वो पॉजिटिव चार्ज जिसकी वजह से ये फील्ड बन रही है, वो पॉजिटिव चार्ज इस वाले नेगेटिव चार्ज को फोर्स लगा के अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, और ये वाला नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को फोर्स लगा करके क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट। मान लेते हैं इस वाले फोर्स का नाम क्या रख दिया, F1, और ये वाला जो फोर्स लगेगा इस वाले फोर्स को क्या बोल दिया, F2। मैं अब इस चीज को यहां से रख कर, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर लाइन यूं जा रही है तो मान के चलेंगे इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव, तभी तो लाइन पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव में जाएंगी, और इधर वाला पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा और इधर वाला नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। मान लीजिए इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो F1 और इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो कौन सा लगा, F2। तो अब मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया फोर्स, और किस पर, फोर्स ऑन चार्ज। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके, +q की। इस +q चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। मान लेते हैं मैंने इस वाले पॉइंट का नाम क्या रख दिया, A, और इस वाले पॉइंट का नाम रख देते हैं सपोज कर लीजिए B। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया +q at A पॉइंट पे जो +q चार्ज है इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। आप सभी लोगों को पता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू में Q इंटू में E, यही फॉर्मूला होता है। अगर किसी चार्ज को आप फील्ड में रखोगे तो इतना फोर्स लगेगा। अब क्योंकि ये फोर्स इस वाले चार्ज का है तो मैंने इस फोर्स को क्या बोला है, F1, तो मैंने इस पे भी वेक्टर डाल दिया, इस पर भी वेक्टर डाल दिया, और यहाँ पर क्या डाल दिया, प्लस। क्योंकि जिस डायरेक्शन में फील्ड है ना उसी डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स, मतलब फील्ड की भी डायरेक्शन यही है, फोर्स की भी डायरेक्शन यही है। इसी तरीके से अगर मैं कैलकुलेट करूं क्या चीज, फोर्स किसके ऊपर, ऑन चार्ज। अब दूसरे वाले चार्ज की बात कर रहे हैं, कौन सा वाला चार्ज, दैट इज -q, और वो कहां पर रखा हुआ है, B पर। तो B पर जो आपके पास चार्ज रखा है, अगर आप उसके फोर्स को निकालना चाहते हैं तो वाला फोर्स कौन सा होगा, F2, और F2 इज इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू में E एज इट इज, और इसके ऊपर भी वेक्टर डाल दीजिए, और यहाँ पर लगाना पड़ेगा एक नेगेटिव साइन, क्योंकि आपका ये वाला चार्ज नेगेटिव है। या यू बोल दीजिए कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ना, फोर्स जो है वो उसके उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, नेगेटिव साइन। इसका मतलब दोनों पे फोर्सेस ना अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, और लग भी कैसे हैं, इक्वल। जितना फोर्स इस पे लग रहा है उतना ही फोर्स इस पर, लेकिन इस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में और इस पे नेगेटिव डायरेक्शन में। लेकिन मेरा काम है नेट फोर्स पता करना कि आखिर डाइपोल पर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो मान लेते हैं नेट फोर्स कितना है, F,
तो F अगर नेट फोर्स निकालना है तो आप जानते हैं F1 और प्लस में क्या लिख देंगे F2। F1 की वैल्यू जब आप लिखेंगे तो F1 आपके पास कितना है, दैट इज प्लस का QE, और प्लस में फिर F2 की वैल्यू देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का QE। तो ये आपके पास प्लस QE और ये वाला कौन सा हो गया, माइनस QE। आप इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देंगे तो आपके पास जो फोर्स मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0। इससे हमें एक बात क्लियरली पता चल गई कि अगर आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हो ना, तो उसके ऊपर ना हमेशा जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 0 लगेगा। ये सवाल एग्जाम में कई बार आया हुआ है। या तो सीधा पूछ लेते हैं कि कितना फोर्स लगेगा, आप बोलोगे 0, या फिर कभी कभी बोलते हैं कैलकुलेट करके दिखाओ कि कितना फोर्स लगेगा, तो आपको इस तरह से कैलकुलेशन करनी है। तो हमें ना एक जानकारी मिल गई कि भाई किसी भी डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे ना, तो वो फील्ड उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाती। और फोर्स नहीं लगाने का मतलब ये है कि जितना फोर्स पॉजिटिव चार्ज पर लगता है उतना ही नेगेटिव पर लगता है, और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। मतलब अगर आप किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में ले जाकर के रख दोगे ना, तो जहां रख दोगे वो वही पड़ा रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0। अगर किसी पे फोर्स लगे तभी तो वो चीज चलेगी, इस पे नहीं लग रही तो आपने जहां रख दिया वो ऑलवेज ही वैसा रहेगा। मतलब ये अपने आप एक जगह से दूसरी जगह तक मूव नहीं करने वाला। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलिए ठीक है, तो अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई डाइपोल के ऊपर फोर्स नहीं लगता, तब जब आप उसे किस में रखो, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो फिर अब क्या होगा, अब समझिएगा ध्यान से। ये जो फोर्सेस है F1 और ये F2, इसका ध्यान रखिएगा इन चीजों को। अब हम ना इसके आगे की बात इस जगह पर करते हैं। मैं इसे रब कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब ना जरा समझना, कई लोगों को ये 11th क्लास का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। अगर आप देखोगे ना तो इस डाइपोल के ऊपर फोर्स तो नहीं लग रहा, लेकिन इस डाइपोल के ऊपर एक साथ कितने फोर्सेस लग रहे हैं, दो फोर्सेस। एक फोर्स आगे की तरफ और एक फोर्स कहां लग रहा है, पीछे की तरफ। पता है अगर कभी भी किसी भी बॉडी के ऊपर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं, अगर कभी भी किसी भी बॉडी के ऊपर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं ना, और वो दोनों के दोनों फोर्सेस अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब है एक ही लाइन पर अगर वो नहीं लग रहे, तो वो दोनों मिलकर के ना पूरी की पूरी बॉडी को ना रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। आखिर इसका क्या मतलब है समझिए। मान लीजिए ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, सपोज कर लो ये रहा एक ऑब्जेक्ट। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इधर फोर्स लगाया, अपनी तरफ खींचा इसको, इधर भी फोर्स लगा के इसे भी अपनी तरफ खींचा। अब इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसे भी आप अपनी तरफ खींचो, इसे भी अपनी तरफ खींचो। तो जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इसको अपनी अपनी तरफ खींचेंगे ना, तो ये खींच के इसकी तरफ जाएगा नहीं ना, ये इसकी तरफ जाएगा। बस ये चीज ना घूम करके अपने आप ही क्या हो जाएगी, सीधी। मतलब आप एक फोर्स इधर लगाओ और एक फोर्स इधर लगाओ, और जैसे आप इसे खींचोगे तो ये अपने आप ही मुड़ करके क्या हो जाएगा, सीधा। इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस मिल करके ना पूरी की पूरी बॉडी को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए आपके पास कोई पानी की बोतल हो या कोई भी चीज अगर ये है आपके पास और आप इसे खोलना चाहते हैं, तो आप अपनी दोनों उंगलियों को इस तरीके से रखते हैं और उसके बाद इसे ना यूं करके यूं घुमाना स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरीके से यूं घुमा रहे, तो देखिए अंगूठा इसको कहां फोर्स लगा रहा है, ऊपर की तरफ, और उंगली इसके ऊपर कहां फोर्स लगा रही है, नीचे की तरफ। तब जाकर के ये पूरे का पूरा क्या हो पा रहा है, ये रोटेट हो पा रहा है। आप देख सकते हैं, इसको मैं यूं घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मतलब अंगूठा ऊपर फोर्स लगा रहा है, उंगलियां नीचे फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से घूम रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर किसी बॉडी के ऊपर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं, किसी चीज को घुमाते हो, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों फोर्सेस अगर अलग अलग एक्शन अलग अलग जगह पर लग रहे हैं, तो वो ना बॉडी को क्या करेंगे, रोटेट। जैसे गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील होती है ना, आप पकड़ते हो और उसको यूं ही तो घुमाते हो, या बाइक का जो हैंडल होता है एक हाथ से आप उसे आगे ले जाते हो और एक हाथ से पीछे, तब जाकर के आप यूं घुमाते हो ना, तो आपका हैंडल ना बाइक का या बाइक का या स्कूटी का हैंडल मूव करता है। एक हाथ से आप आगे फोर्स लगाते हो और एक हाथ से पीछे, तब जाकर के आप किसी चीज का हैंडल मोड़ पाते हो या किसी चीज को रोटेट कर पाते हो। देखो ये वाला हाथ नीचे घुमा रहा है और ये वाला हाथ कहां फोर्स लगा रहा है, ऊपर, तब जाकर के बॉडी रोटेट होती है। मतलब ये दोनों के दोनों फोर्सेस मिल करके ना इस डाइपोल को इसी फील्ड के अंदर क्या करना शुरू करेंगे, घुमाएंगे। इसका मतलब यूं घुमाएंगे क्योंकि ये इसे आगे खींचना चाहता है, ये इसे पीछे। अब ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, कोई भी अपनी तरफ खींच तो सकता नहीं है, लेकिन बस अब ये इसे क्या करना शुरू करेंगे, रोटेट। और कहा जाता है कि कोई भी बॉडी तब रोटेट होती है जब उसके ऊपर क्या लग रहा होता है, टॉर्क। इसका मतलब ये दोनों फोर्स मिल करके ना इस बॉडी के ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं, टॉर्क, और टॉर्क ही बॉडी को क्या करता है, रोटेट करता है। इसका मतलब टॉर्क तो लगेगा, तो अब मुझे ये पता करना है कि आखिर कितना टॉर्क लगेगा। मतलब मैं बात करता हूं
टॉर्क एक्टिंग, कितना टॉर्क इसके ऊपर लगेगा। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा टॉर्क का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू में लिखते हैं दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जिनकी फिजिक्स 11th क्लास में स्ट्रांग नहीं है भाई थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, बट फिर भी टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा वाला फोर्स, कोई सा भी ले लो, दोनों फोर्सेस इक्वल है, बस डायरेक्शन ही तो अलग अलग है, यहाँ पर सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड रखना होता है। तो यहाँ पर मैंने टॉर्क की जगह टॉर्क रखा। फोर्स कौन सा वाला जी, कोई सा भी फोर्स, चाहे से आप F1 ले लो या फिर आपकी मर्जी आप F2 ले लो, और इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसको लिख दिया, टी को। कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लीजिए आपने इस लाइन को इस तरीके से आगे बढ़ाया और इस लाइन को भी पीछे की तरफ लेकर के आए, अब आप देख सकते हैं कि ये वाला फोर्स F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये वाला फोर्स F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इन दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर कोई होगा इन दोनों फोर्सेस के बीच में, तो वो ये वाला डिस्टेंस होगा। कौन सा वाला, A से लेकर के C तक, दिस AC डिस्टेंस जो है यही D है, इसी को क्या बोल रहा हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस आप फोर्स रख दीजिए, डिस्टेंस रख दीजिए परपेंडिकुलर, आपको आपका टॉर्क मिल जाएगा। तो चलिए मैं रख देता हूँ यहाँ पर फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू आपके पास कितनी है, दैट इज Q इनटू में E। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ इसलिए डायरेक्शन नहीं यूज कर रहा। इनटू में यहाँ पर क्या रखना है, डिस्टेंस। कौन सा वाला डिस्टेंस, ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मुझे ये निकालना पड़ेगा। अच्छा अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बनेगा और ये वाला एंगल भी कैसे बनेगा, थीटा। आप सभी जानते हैं पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन कट करे तो ये दोनों एंगल्स कैसे बनते हैं, सेम। तो वैसे ही ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, थीटा। मैंने क्या किया, इस राइट एंगल ट्राइंगल का इस्तेमाल करना शुरू किया। यहां लिखा इन राइट ट्राइंगल, कौन सा वाला, दैट इज ए सी बी। एक बार इस ट्राइंगल में से साइन थीटा कैलकुलेट करो, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, डी, तो मैंने इसकी जगह पर लिख दिया डी, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2a, तो मैंने इसकी जगह पर क्या लिख दिया, 2a। इसके नीचे रखा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा b इज इक्वल टू में 2a इंटू में साइन थीटा, मतलब मुझे d की वैल्यू मिल गई और वो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2a, और इंटू में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दैट इज साइन ऑफ थीटा। अगले स्टेप में मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ, कैसे, ध्यान दीजिएगा। q इंटू में ये वाला 2a इसके साथ लिख दिया, इससे अलग कर दिया, e को अलग साइड में लिख दिया और इंटू में क्या डाल दिया, साइन थीटा। ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से ये होगा कि हमें पता है q इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, तो मैंने इस डाइपोल मोमेंट की जगह पर क्या लिख दिया, p, और अब मेरे पास रिजल्ट आ गया PE इंटू में साइन थीटा। इसका मतलब ये मैंने कैलकुलेट कर दिया कि कितना टॉर्क लगता है अगर हम किसी डाइपोल को किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जा करके रख दें तो ये हमारे पास टॉर्क आ गया। अच्छा ये टॉर्क का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, लेकिन अगर मुझे इसी टॉर्क को लिखना हो किस फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म, अगर मैं इसे लिखना चाहता हूं किसमें, वेक्टर फॉर्म में, तो भाई आप लोगों ने एक बात सीखी होगी 11th क्लास के अंदर कि अगर मान लो आपके पास एक वेक्टर ए है और क्रॉस में दूसरा वेक्टर बी है, तो आप इसे चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ए, इसकी जो वैल्यू हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, ए मैग्नीट्यूड इंटू में बी मैग्नीट्यूड और इंटू में यहाँ पर क्या लिखते हैं, साइन थीटा, और साथ में एक यूनिट वेक्टर एन होता है। सिंपल वे में अगर बोले तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू में साइन थीटा, यानी कि अगर ए बी साइन थीटा लिखा हो तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस सी। ऐसे ही हमने क्या किया, पीई साइन थीटा को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इस चीज को लिख देता हूं, टॉर्क इज इक्वल टू में दिस कैन बी रिटन एज पी क्रॉस ई। इसका मतलब ये आपके पास कौन सी वाली फॉर्म आ गई इसकी, वेक्टर फॉर्म। तो मैग्नीट्यूड है टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो हम इसे लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू में पी क्रॉस ई। तो ये मेरे पास आ गया टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की छोटी सी बात डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को पता चल गया कि कितना टॉर्क लगता है किसी डाइपोल के ऊपर।
अच्छा, टॉर्क से अगर देखा जाए तो एक बात पता लग रही है कि दिस टॉर्क डिपेंड ऑन द डाइपोल मोमेंट, मतलब जितना डाइपोल मोमेंट ज्यादा टॉर्क उतना ज्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड कर रहा है, फील्ड जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी टॉर्क उतना ज्यादा लगेगा। और एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है कि एंगल चेंज करते जाओगे तो टॉर्क भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। अब हम ना इसके लिए कुछ ना स्पेशल केसेस के बारे में बात करते हैं। स्पेशल केस, बस अब थोड़ा सा पार्ट और रह रहा है, इसका डेरिवेशन हो गई कंप्लीट, लेकिन एग्जाम में कभी कभी कुछ चीजें ऐसी पूछ ली जाती हैं, इसलिए हमें इससे और क्या जानकारी मिलती है, मैं वो जानकारी आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। मैं इस पूरे टॉपिक को अब यहाँ से रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब सुनिएगा जरा ध्यान से। तो हम लोगों ने समझ लिया कि आखिर ये जो टॉर्क है ये कितना लगता है, वो है टॉर्क इज इक्वल टू, जो टॉर्क हमारे पास लगता है, दिस टाउ इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू पीई इनटू में साइन थीटा, इतना टॉर्क लगता है, ठीक है। समझिएगा जरा ध्यान से। अब मैं यहां पर ना आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं कुछ स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस कौन कौन से स्पेशल केस हैं? स्पेशल केस नंबर 1, पहला स्पेशल केस, मान लीजिए अगर मैं यहां पे लिखता हूं व्हेन, जब थीटा इज इक्वल टू में 0 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो, 0 डिग्री। ये 0 डिग्री का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मान लो अगर ये डाइपोल अभी ऐसे रखा हुआ है, इस तरीके से आपका ये डाइपोल रखा हुआ है, तो अभी इसका एंगल कुछ ना कुछ बन रहा होगा, 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ ना कुछ बनेगा। मैं अगर इस डाइपोल को सीधा करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं, तो अब एंगल थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब अगर आपका डाइपोल उसी डायरेक्शन में रखा है जिस डायरेक्शन में फील्ड है, या आपका डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन वही है जो डायरेक्शन फील्ड की है, तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0। इसका एक्चुअल मतलब ये हुआ कि आपके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों की दोनों सेम है, दोनों ही पैरेलल है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 है, या यूं कहिए कि डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैं टॉर्क पता करूं कि कितना होता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला था पीई इंटू में कितना हो गया, दैट इज साइन थीटा, मगर थीटा की वैल्यू तो 0 है। और आप सभी को पता है कि पीई की जगह पीई और साइन 0 कितना होता है, 0। यहां से हमें पता चल गया कि टॉर्क की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 0। और 0 का मतलब ये मिनिमम टॉर्क है, किसी भी डाइपोल को फील्ड में रखने पर ना इससे कम टॉर्क कभी भी नहीं लग सकता, 0 तो सबसे कम वैल्यू होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कभी डाइपोल को फील्ड की डायरेक्शन में ही ले जाकर रख दिया तो उसके ऊपर टॉर्क नहीं लगेगा, और जिस पर टॉर्क नहीं लगेगा वो रोटेट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये जो सिचुएशन है इसके अंदर टॉर्क मिनिमम लगेगा, और कितना लगेगा, 0। तो एग्जाम में अगर आपसे टीचर पूछे कि मैं डाइपोल को कैसे रखूं फील्ड में कि उसके ऊपर टॉर्क ही ना लगे, तो आप बोल देना सर आप डाइपोल को ना फील्ड के साथ 0 एंगल पर रख दो या फील्ड के पैरेलल ही रख दो, अपने आप ही एंगल थीटा 0 हो जाएगा, और खुद ब खुद टॉर्क जो होगा वो कितना लगेगा, 0। दूसरी सिचुएशन, आप लोगों को एक बात और बता दूं, अगर किसी भी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 हो और नेट टॉर्क भी 0 हो, तो हम फिजिक्स में उसे एक अलग नाम से भी बोलते हैं कि वो बॉडी जो है वो किसमें आ चुकी है, इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। ये 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। टॉर्क तो फोर्स तो इसके ऊपर 0 है ही, हमने पहले ही चेक कर लिया। इस केस में इसके ऊपर टॉर्क भी 0 है। इसका मतलब मैं चाहूं तो बोल सकता हूं कि इस टाइम पर हमारा ये जो डाइपोल है वो किसके अंदर आ चुका है, ये आ गया है किसके अंदर, इक्विलिब्रियम के अंदर। इसका मतलब ये अभी किसमें है, इक्विलिब्रियम। एक और सिचुएशन सुनिए, नंबर 1 के बाद नंबर 2। अगर मैं आपसे बोलूं व्हेन, अगर मैं ये कहूं कि थीटा की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, वो कितनी है, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री का मतलब क्या है भाई, अगर डाइपोल ऐसे रखा है इस तरीके से, तो अभी इसका एंगल 30 60 40 कुछ ना कुछ बन रहा होगा। अगर मैं इस डाइपोल को यू करना शुरू करूं तो एंगल कम होगा, और अगर मैं इसे ऊपर उठाना शुरू करूं तो एंगल बढ़ेगा। अभी कितना एंगल है, 90। और अगर इसको घुमाते घुमाते और उल्टा कर दूं और पूरा उल्टा करके रख दूं तो एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि अब एंगल आपको ऐसे नापना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा 180 डिग्री होने का मतलब ये है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो जैसी थी वो वैसी की वैसी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसी है जैसी थी, बस डाइपोल जो था वो पहले सीधा रखा हुआ था, अब आपने उसे घुमा करके उल्टा कर दिया। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई। इट मींस दैट कि इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 180 डिग्री का। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि दिस डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन के पैरेलल है। उल्टी की वजह से यहाँ पे कैसा साइन डाल दिया मैंने, नेगेटिव साइन।
आप जरा पता करें टॉर्क कितना लगता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला PE इंटू में साइन थीटा, थीटा की वैल्यू फिर से 180 डिग्री, और आप जानते हैं कि साइन 180 कितना होता है 0, तो आप 0 रख देंगे तो फिर से आपको टॉर्क की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0। आप फिर से बोलेंगे सर ये जो टॉर्क लग रहा है ये तो सबसे मिनिमम है, और अगर मैंने बोला था फोर्स और टॉर्क दोनों ही 0 है, इसका मतलब इस बार आप बोल सकते हैं दोबारा से कि ये जो दोबारा से हमारे पास ये जो सिस्टम आ गया ये फिर से किसके अंदर आ गया, इक्विलिब्रियम के अंदर आ चुका है। इसका मतलब है डाइपोल इस सिचुएशन में भी इक्विलिब्रियम में है और इस सिचुएशन में भी किसमें, इक्विलिब्रियम के अंदर है। अब तीसरी एक सिचुएशन हम और डिस्कस करते हैं, यहां पर समझिएगा जरा। नंबर 3, अगर मैं आपसे ये कहूं कि डाइपोल को मैंने फील्ड के साथ में 90 डिग्री एंगल पे रखा हुआ है, मतलब मैंने ये कहा व्हेन, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में वो तो उसी डायरेक्शन में रहे, बस आपका डाइपोल ना फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री का, तो इसका मतलब इसका एंगल 90 डिग्री हो गया, मतलब इस केस में थीटा हो गया 90 डिग्री, और यूं कहे कि डाइपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए, परपेंडिकुलर। और अगर ये परपेंडिकुलर हो गए तो अब की बार अगर मैं टॉर्क लगाऊं तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है PE sin थीटा, और sin थीटा की जगह पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90, तो टॉर्क की जगह टॉर्क, P की जगह P, E की जगह E, और sin 90 कितना होता है 1, तो आपके पास जो टॉर्क निकल के आ गया वो कितना आ गया, दिस टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू P इंटू में E ओनली। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं टॉर्क मैक्सिमम चाहिए तो आप बोलोगे सर टॉर्क मैक्सिमम चाहिए तो आपको P मैक्सिमम रखना होगा, E मैक्सिमम रखना होगा। मान लो मैंने तुम्हें डाइपोल दे दिया कि भैया ये ले डाइपोल, इस पे बता कितना टॉर्क लगेगा, तो भाई डाइपोल अगर मैंने दे दिया तो इसका मतलब चार्जेस मैंने बता दिए कितने, डिस्टेंस बता दिया कितना, या यूं बोलो कि मैंने आपको उसका डाइपोल मोमेंट दे रखा है कि इतना डाइपोल मोमेंट है, तो डाइपोल मोमेंट मैंने फिक्स कर दिया कि इतना डाइपोल मोमेंट का डाइपोल है। इस वाली फील्ड में डालना है, आपने डाल दिया। मैंने कहा मैं कैसे डालूं ताकि इसके ऊपर ना सबसे ज्यादा टॉर्क लगे, तो आप बोलोगे सर आपने फील्ड भी फिक्स कर रखी है कि इतनी फील्ड में डालना है, डाइपोल मोमेंट भी फिक्स कर दिया कि इतना ही डाइपोल मोमेंट है, और आप हमें कह रहे हो कि मैं कैसे डालूं ताकि मैक्सिमम टॉर्क लगे, तो मैक्सिमम टॉर्क तब लगेगा जब ये चीज भी कैसी होगी मैक्सिमम, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है 90 पर, और वो कितनी होती है 1, जो कि यहाँ दिख रही है आप लोगों को। इसका मतलब इस टाइम पर जो टॉर्क है ना वो टॉर्क की अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा हुआ है, इसका मतलब ये जो टॉर्क है ये टॉर्क की कौन सी वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू। इस बात का पूरा ख्याल रखना, अगर एग्जाम में सवाल आया, ध्यान रखना बच्चे गलती करते हैं क्या कि फाइंड द मिनिमम टॉर्क, तो कोई कैलकुलेशन नहीं करना, कुछ नहीं करना, मिनिमम टॉर्क हमेशा क्या लिखोगे 0, बिना किसी सवाल को सॉल्व किए सीधा आंसर 0 लिखोगे। अगर उन्होंने बोल दिया फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क, अब ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं यार हमने तो ना ट्यूशन में स्कूल में पढ़ा था टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE इंटू में साइन थीटा, टीचर ने बोला टॉर्क निकालो मैक्सिमम, तो वो P रखते हैं E रखते हैं और आपको थीटा देंगे ही नहीं, वो सवाल में होगा ही नहीं, और खुद सोचने लग जाओगे यार थीटा दे नहीं रखा, सवाल इनकम्प्लीट है, कुछ गिवन नहीं है इसके अंदर थीटा के बारे में, तो इसका मतलब सवाल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, उन्होंने जब लिख दिया ना कि मैक्सिमम टॉर्क, तो आपको अपने आप ही खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आप थीटा कितना रखोगे ताकि टॉर्क मैक्सिमम लगे, और खुद ब खुद थीटा कितना रखोगे 90 डिग्री, और नहीं तो फिर आपको याद रखना है कि भाई मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है T इंटू में E, तो इसका मतलब मैक्सिमम टॉर्क के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, मिनिमम टॉर्क हमेशा कितना होगा 0 होगा, वो आप लोगों ने देख ही लिया 0 टॉर्क होगा, और इसके अलावा कुछ होगा तो आप लोगों को P रखना होगा, E रखना होगा, और जितना एंगल देंगे सवाल में उतना एंगल रखोगे, आप लोगों को आपका टॉर्क मिल जाएगा। ये चीज आप लोगों के लिए क्लियर है। अब ना एक बात पे ना ध्यान देना, ये आपकी लास्ट बात है और सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल बात, सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल, समझिएगा ध्यान से। देखो भाई ये मैंने लिखा इक्विलिब्रियम, और यहां पर भी क्या लिखा इक्विलिब्रियम। आप चाहें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 5 मिनट में खत्म कर दो क्लास। सर जी वो सर हमारा जो साइन प्रेशर वो तो सर बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है बहुत एंगल्स पे, ऐसा टॉर्क नेगेटिव आ जाएगा। टॉर्क, अरे भाई एक मिनट, ठीक है चलो मैं डायरेक्शन के बारे में बात करूंगा इस बारे में, लेकिन अभी हम ना सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और अगर टॉर्क नेगेटिव आ गया ना, तो नेगेटिव का मतलब वो सीधा नहीं घूम रहा, उल्टा घूम रहा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव ना इसके घूमने की डायरेक्शन को बताएगा कि उल्टा घूम रहा है सीधा, लेकिन नेगेटिव का मतलब ये मत समझना कि नेगेटिव है तो कम हो गया टॉर्क। नेगेटिव मतलब उल्टी डायरेक्शन में मैक्सिमम, पॉजिटिव मतलब सीधी डायरेक्शन में मैक्सिमम। चीजें ऐसे भी घूम सकती है और चीजें ऐसे भी घूम सकती है। मैं ये बता के अगली क्लास में डायरेक्शन डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि आज तो टाइम ज्यादा हो रहा है, बस अब इसको छोटा सा बता। ठीक है, अब एक बात सुनिएगा, यहीं पे बताना जरूरी है, ठीक है, ढंग से समझना, ध्यान से देखिएगा, और आई थिंक आप लोगों को अब ये सारी बातें याद हो गई। सुनिए ध्यान से।
देखो भाई, दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, दो तरह के। एक होता है जिसे कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है जिसे कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैंने यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम लिखा, यहाँ भी इक्विलिब्रियम लिखा, लेकिन इसके आगे थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है और इसके आगे भी थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है, क्योंकि अब मैं यहाँ लिखने वाला हूँ कि कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है। मगर मैं ऐसे नहीं लिखने वाला कि ये स्टेबल होता है ये अनस्टेबल होता है, मैं आपको वजह बता रहा हूँ कौन सा स्टेबल होता है और क्यों स्टेबल होता है। और यही स्टेबल और अनस्टेबल आगे अगले चैप्टर में फिर आएंगे, वहां अलग सेंस में यही चीज पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि आखिर इसका क्या मतलब है कि ये स्टेबल है या फिर ये अनस्टेबल है। देखो, एक छोटी सी चीज आप लोगों को याद दिलाता हूँ, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा जरूर, ये 11th क्लास की फिजिक्स में आपने पढ़ा था कि दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। इक्विलिब्रियम तब कहा जाता है जब उस पर फोर्स और टॉर्क दोनों के दोनों क्या हों, जीरो। मान लीजिए ये आपके पास इस तरीके का एक पहाड़ है, इस पहाड़ के ऊपर मैंने यहाँ पर ना एक गेंद रखी और एक बॉल ना यहाँ पर ला करके रखी। अगर इस बॉल की बात करूं तो इस बॉल को ना नीचे कौन खींच रहे, ग्रेविटी, कितना फोर्स लगा के, mg, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। ये r और mg इक्वल एंड अपोजिट हो गए, कैंसिल, कट गए, तो इसके ऊपर फोर्स कितना है, जीरो। आप बोलोगे सर ये बॉल किसमें है, इक्विलिब्रियम में। ऐसे ही इस बॉल के ऊपर भी नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा, mg, और नॉर्मल रिएक्शन कितनी लग रही होगी ऊपर, r। ये वाला r और mg भी कैंसिल हो गया, इसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो। आप बोलोगे सर ये बॉल भी किसमें है, इक्विलिब्रियम में। लेकिन अगर मैं इस बॉल को हल्का सा डिस्टर्ब करूं, धक्का मारूं यहाँ पर, तो ये बॉल ना एकदम से गिर जाएगी और गिर करके नीचे यहाँ पहुंच जाएगी और लौट के अपने आप कभी वापस आ ही नहीं पाएगी। और अगर इस बॉल को मैं हल्का सा धक्का मार के ऊपर खींच के यहाँ लाऊं और छोड़ दूं, तो ये फिर से भाग करके अपनी जगह पे पहुंच जाएगी। इसका मतलब आपने अगर इसे डिस्टर्ब किया तो ये डिस्टर्ब होने के बाद अपनी जगह पे खुद लौट के नहीं आ सकती। आप इसे बोलोगे ये इक्विलिब्रियम है, मगर ये इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है। डिस्टर्ब करने के बाद गया, बस अब अपने आप दोबारा अपनी जगह पे वापस नहीं आएगा। और ये वाली जो बॉल की पोजीशन है, आप इसे बोलोगे पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या आप इसे जितना मर्जी यहाँ ले आओ, यहाँ लाओ, डिस्टर्ब करो, ये घूम फिर करके वापस अपनी जगह पे पहुंच जाएगा, तो इसे बोलते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। मतलब अगर आपको चेक करना है कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल, तो एक सिंपल सा तरीका है, चीजों को डिस्टर्ब करो, अगर वो घूम करके वापस अपनी जगह पे आ गई तो आप बोलते ना वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, वो बिल्कुल स्टेबल है, डिस्टर्ब करने पर भी वापस अपनी जगह पर आ जाता है। और अगर डिस्टर्ब करने पर वो चीज अपनी जगह लौट के वापस नहीं आती, किसी और डायरेक्शन में मूव करके चली जाती है, तो आप बोलोगे कि इस केस में ये जो सिचुएशन है ना, इसमें आपकी जो बॉडी या जो आपका सिस्टम है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है, वो किसमें है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो सुनिए, अब मैं आपको समझाता हूं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं। देखिए सपोज कर लीजिए ये वाला आपका डाइपोल था ना, इस डाइपोल के ऊपर पॉजिटिव प्लस क्यू के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, किस तरफ, इस तरफ, और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब आप ना देखेंगे कि ये वाला फोर्स जो है वो इसे अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला फोर्स इसे अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों अपनी अपनी तरफ खींचेंगे और खींच के ना जबरदस्ती इसको रोटेट करके क्या करेंगे, एकदम सीधा। इसका मतलब ये एकदम से घूमेगा और घूम करके क्या हो जाएगा, सीधा। सीधा जैसे ही हो जाएगा ना, थीटा कितना हो गया, जीरो। और जीरो होने का मतलब ये हो गया कि अब टॉर्क लगना क्या हो गया, बंद। अब टॉर्क लगना अगर बंद हो गया तो अब भाई टॉर्क ही नहीं लग रहा, तो अब रोटेट नहीं करेगा। कई लोग अपने दिमाग में बिठा लेते हैं अच्छा टॉर्क इसे घुमाएगा तो ये ना फील्ड के अंदर ना घूमता रहेगा, घूमता नहीं रहेगा। जब तक इसका एंगल जीरो नहीं हो जाता तब तक ये घूमेगा और रोटेट होकर के सीधा हो जाएगा। यानी कि ये एक डाइपोल है, मैंने लाके ऐसे रख दिया, ये घूमेगा और घूम करके जैसे क्या हो जाएगा, सीधा। बस अब रुक जाएगा, अब ये रोटेट करना बंद, कुछ नहीं होने वाला। तो अब अगर मैं इसको सीधा करके यहाँ लाके यूं रख दूं, छोड़ दो, अब मैं इसको जरा सा यूं डिस्टर्ब करके ऊपर ले आऊं, तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और नीचे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। फिर से पॉजिटिव खींचेगा, फिर से नेगेटिव खींचेगा और दोबारा से डाइपोल को घुमा करके वापस अपनी पोजीशन पर ले आएंगे। आप इसे नीचे डिस्टर्ब करो, ऊपर डिस्टर्ब करो, ये पॉजिटिव इधर खींचेगा, नेगेटिव इधर खींचेगा, डिस्टर्ब करने के बावजूद भी अपनी पोजीशन पर बार बार आ जाएगा। इसका मतलब ये वाली सिचुएशन, पहला वाला केस इक्विलिब्रियम का तो है, मगर इस बार जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल नहीं है। आप इसे बोलोगे कि ये वाला इक्विलिब्रियम कौन सा, दैट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसमें डाइपोल को डिस्टर्ब करने पर भी वो अपनी पोजीशन पर वापस लौट आता है। अब बात करते हैं अनस्टेबल की। वो अनस्टेबल वाली सिचुएशन में यहां पर समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस जगह पर। मान लीजिए ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब मैं अनस्टेबल तब होता है जब एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। मैंने इस डाइपोल को उठाया और घुमाते घुमाते यहां तक ले आया, कितना एंगल हो गया, 90। और फिर घुमाते घुमाते पूरा यहां तक ले आया, तो अब कितना हो गया, 180। मतलब मैंने इस डाइपोल को जबरदस्ती सीधा था इस तरीके से, यहाँ पर आपके पास प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज था, इधर फोर्स लग रहा था और इधर भी फोर्स लग रहा था।
मैंने इस पूरे के पूरे डाइपोल को उठाया और यहां से घुमाते 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 पूरा रोटेट करके इसको ना उल्टी डायरेक्शन में ऐसे ला करके रख दिया इस तरीके से। अब ये वाला प्लस चार्ज घूम करके यहाँ आ चुका है और ये माइनस चार्ज घूम करके यहाँ पर आ चुका है। नेट फोर्स तो अभी भी जीरो ही है, नेट टॉर्क भी कितना है, जीरो है, क्योंकि एंगल कितना बन चुका है 180 डिग्री। अब अगर मैंने इस डाइपोल को जरा सा भी डिस्टर्ब किया, ध्यान दीजिएगा इधर की तरफ, डिस्टर्ब करने का मतलब है कि मैंने सोचा मैं इस डाइपोल को थोड़ा सा ऊपर करता हूं, यानी कि ये पूरा का पूरा डाइपोल था, इसको जरा सा यूं घुमाया ऊपर की तरफ, तो जैसे ही जरा सा भी घुमाऊंगा ये प्लस वाला चार्ज अब यहाँ पहुंच गया, ये माइनस वाला चार्ज अब यहाँ पहुंच गया, इस प्लस को इधर वाली फील्ड अपनी तरफ खींच लेगी और ये माइनस के ऊपर फोर्स इधर लगेगा और ये दोनों के दोनों फोर्सेस घुमा करके फिर से वापस इसको सीधा कर देंगे। मतलब जिस पोजीशन में ये पहले था अब उस पोजीशन में दोबारा लौट करके नहीं आएगा। इसका मतलब आप बोलेंगे कि ये फिर से इक्विलिब्रियम में तो है, मगर अब की बार वाला जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल नहीं है। आप इसे क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस बात का ख्याल रखना कि किसी भी डाइपोल को स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रखना हो, थीटा 0 तो स्टेबल और थीटा 180 तो आप क्या बोलेंगे, अनस्टेबल। अब लास्ट में डायरेक्शन हम कल डिस्कस करेंगे। एक बात बता दूं कि किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगता है वो कितना लगता है, 0, लेकिन उसके ऊपर क्या लगता है, टॉर्क। टॉर्क उसे क्या करता है, रोटेट। रोटेट करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो उसे घुमाता रहेगा पूरे का पूरा, मतलब बस उसे वो घुमाएगा और तब तक घुमा पाएगा जब तक कि एंगल 0 नहीं हो जाता। जैसे ही एंगल 0 होगा अपने आप ही टॉर्क 0 हो जाएगा और वो बॉडी घूमना, डाइपोल घूमना बंद हो जाएगा। उसके अलावा जब एंगल 0 तो टॉर्क 0, इसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब एंगल 180 तो टॉर्क 0 तो इसे बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब एंगल 90 तो उस टाइम पर टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होती है और वो किसी भी तरह का कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं होता। यही चीज थी जो मुझे आप लोगों को आज बतानी थी। अब इसके आगे का पार्ट हम करेंगे अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक होगा वो भी काफी इंपॉर्टेंट है और अगली क्लास में मैं टॉपिक खत्म करने के बाद अब करेंगे न्यूमेरिकल्स, उसके बाद आएंगे अगले पोर्शन के ऊपर। तो अगली क्लास में, आधी क्लास में हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, बाकी के आधे क्लास में न्यूमेरिकल्स, एंड आई थिंक उसकी अगली भी क्लास में मैं न्यूमेरिकल्स ही कराऊंगा। ठीक है, अब एक ना जरूरी बात सुन लीजिए भाई, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जिन लोगों को क्लासेस कंटिन्यू करनी है वो भाई